पहचानने के लिए नाम दे रहे हैं। बात क्लियर है सबको? तो प्राथमिकता का नियम समझ में आया कि जो पहले नाम प्रचलन में आ गया उसको ही वरीयता दी जाती है। बाद वाले नाम को पहले नाम का क्या माना जाता है? समानार्थी नाम। क्या माना जाता है? होमोनिम्स क्लियर हुए सब? टोटोनिम क्लियर हुआ? समानार्थी नाम क्या होता है कि कोई भी एक जाति के या किसी भी एक जीव के जो एक से ज्यादा नाम है उन नामों को हम एक दूसरे क्या बोलते हैं? समानार्थी। तो जो पहला नाम दिया गया है, ठीक है, और बाद में जो नाम आए बाद वाले नामों को पहले नाम का क्या माना जाता है? समानार्थी नाम। अब बताइए नियमानुसार जो वैज्ञानिक नामों को मान्यता मिली वो किसके दिए नामों मिली? सबसे पहले लीनियस ने जो दिए। लीनियस ने जो नाम दिए उन्हीं को तो वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है। फिर बाद में लीनियस ने वो नियम दिए थे, उन नियमों पर आधार पे बाद के वैज्ञानिकों जो नाम दिए होंगे वो मान्यता प्राप्त। लेकिन लीनियस से पहले अगर किसी ने कोई वैज्ञानिक नाम दिए होंगे क्या वो मान्यता प्राप्त है क्या? नहीं, नहीं है भाई। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ध्यान से सुनना, पादपों के जो लीनियस ने नाम दिए स्पीशीज प्लांटेरम 1753, ठीक क्लियर है क्या? और जंतुओं के जो नाम दिए लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी 10वां संस्करण 1758, उसमें जो दिए गए या उसके बाद में जो दिए गए वैज्ञानिक नामों को ही वैध नाम माना जाता है, वैलिड नाम माना जाता है। इनसे पहले कोई भी जंतु और पादपों के जो नाम दिए गए थे उनको वैलिड नेम नहीं माना जाता। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? कोई दिक्कत? तो देखो आज इसकी पढ़ाई करिए, इसने यार सिस्टम जोरदार आज धोखा दे रहा है। क्लियर है भाई सबको? यस और नो? तो प्राथमिकता का नियम आईसीबीएन का सबसे महत्वपूर्ण नियम। अच्छा आप कहोगे सर आईसीबीएन का आईसीजेडएन का नहीं है। अरे बेटा क्या है, कभी कभी बेवकूफ भरी बात है ना, मुझे पढ़ानी पड़ जाती है। मॉड्यूल में दिया हुआ है प्राथमिकता के नियम आईसीबीएन का सबसे महत्वपूर्ण नियम, और क्वेश्चन और डाल देते हैं। बता भाई किसका महत्वपूर्ण? अरे चाहे आईसीबीएन चाहे आईसीजेडएन सबका महत्वपूर्ण नियम है। ये बात क्लियर हुई सबको? कॉन्सेप्चुअली तो ये है, लेकिन मॉड्यूल में ऐसा लिखा हुआ है तो क्वेश्चन दे दे तो आप ध्यान रखना कि भाई आईसीबी किसका महत्वपूर्ण नियम? आईसीबीएन। तो आपको क्वेश्चन से हो जाए, नहीं तो आप मनी मन कलेक्ट करोगे असल गलत पता नहीं। कॉन्सेप्ट तो ये कि हर किसी का चाहे आईसीबीएन है चाहे आईसीजेडएन चाहे आईसीएनबी है आईसीएनसीबी है। ठीक है, क्लियर है क्या? यदि किसी जीव का प्रथम वैज्ञानिक नाम नियमानुसार वैध है, ठीक, तो इसे प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। इसके पश्चात कोई भी जो दिए गए नाम है उनको क्या माना जाएगा? प्रथम नाम का समानार्थी नाम माना जाएगा। बात क्लियर है सबको? लीनियस द्वारा स्पीशीज प्लांटेरम 1753 में पादपों लिए दिए गए नाम, सिस्टेमा नेचुरी 10वां संस्करण 1758 में जंतुओं लिए दिए गए नामों। माँ तू तो सोनू, अरे यार न्यूटन जो कह रहे हैं गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, खोल के देख। आलू का नाम क्या है भाई? क्या हो रहा है? इसका मतलब इनके ही गड़बड़ है ये। एक बार और बनना बेटा, क्या नाम है? पूरा नाम बोलना। सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, और टोमेटो, टमाटर का नाम है सोलेनम ग्लाइकोपर्सिकोन। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है जी, है ना? अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, बताओ सोलेनम वंश को किस में रखा गया है? सोलेनेसी कुल में तो रखा गया है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, आलू व टमाटर में किस स्तर पर ठीक
आलू व टमाटर में किस वंश स्तर कुल। कुल वंश जाति तुम तो ये बताओ इसमें क्या आंसर लगाओगे? वंश ए भी ऑप्शन भर के आओगे, बी भी भर के आओगे क्या? एक ही तो भरोगे, दोनों भरोगे तो गलत हो जाएगा। क्या लगाओगे? वंश लगाओगे ना? लगाओगे ना? पक्का ना? तो देखो एक सामान्य स्टूडेंट ये लगाएगा वंश और ये क्वेश्चन गलत आंसर। जाति कुल कुल कोई नहीं भी बोल दो, कोई नहीं भी बोलने वाले हैं। देखो चलो ये तो बात मैंने आपसे कही, अरे मैंने आपसे कही उसके बाद में आपके आंसर परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 99% स्टूडेंट वंश लगाएंगे। सच में लगाएंगे। सुनना बात, प्राथमिकता का नियम पढ़ा था क्या आपने? जस्ट अभी पढ़ा। आप लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे तो शो कर रहे हो, हमने तो नहीं पढ़ा सर। वो तो बुलाओ जो मैंने अभी अभी पढ़ाया। एक भी दिन हो जाए, 1 घंटा निकल जाए तो आप तो बिल्कुल फ्यूज हो चुके हैं आपके। तो प्राथमिकता का नियम पढ़ाया था मैंने आपको, और प्राथमिकता के नियम में मैंने एक बात पढ़ाई थी कि प्रथम नाम को वरीयता दी जाती है भाई। और मैंने आपसे ये भी कही थी आपको किस संदर्भ में समझना है, क्वेश्चन सोल्व करने के संदर्भ में। टमाटर का बताइए नाम क्या है? लाइको पर्सिकोन एस्कुलेंटम है नहीं? बोलो आया ना? आप क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व करोगे? मैंने तो जानबूझ के इतना घुमा के फिर लिखा, उन्हें इतने सीधा सीधा लिख सकते। तो लाइको पर्सिकोन एस्कुलेंटम है नहीं है? बताओ। यहाँ पे टमाटर का वंश क्या? लाइको पर्सिकोन, और यहाँ पे इसमें क्या है? सोलेनम। और बताओ इनको कौन से कुल में रखा गया है? सोलेनम। तो बताओ लाइको पर्सिकोन अलग है वंश, सोलेनम अलग है, बताओ कुल में रखा गया। अब कोई मुझसे मत कहना सर सोलेनम भी तो है इसका वंश। प्रथम को वरीयता दी जाती है ना? तो बताओ किस स्तर पर समानता होगी? कुल के स्तर पर समानता होगी। बात क्लियर हो गई सबको? मतलब एक भी स्टूडेंट ने सही आंसर नहीं दिया। अब कोई कहेगा सर मैंने कहा था ना, वो तो क्या फिर बाद में ये होगा सर, कुछ कहने ये होगा तो बात अलग, कुछ ना तो कुछ नहीं भी कहा है। नहीं उसने कहा हम तो क्वेश्चन ही छोड़ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा है, समझ में आया? तो वो जो वरीयता का जो नियम पढ़ाया वो हल्के में मत लेना कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। बात क्लियर है सबको? चिंता मत कर, मैं हूं ना यार, मैं हूं। लाइको पर्सिकोन एस्कुलेंटम किया हुआ, ठीक है? क्वेश्चन सोल्व करोगे पता चल जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही सरसों में जो श्वेत कीट रोग का जो जनक है ना, उसका देखो प्रथम नाम क्या है? सिस्टोपस कैंडिडस, और सेकंड नाम है एल्ब्यूगा कैंडिडा। ठीक है, क्लियर है क्या? पूमाइसिटीज का सदस्य हम पढ़ाएंगे आपको ये जब कवर पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। बात क्लियर हुई सबको? कहाँ तक लिख रहे हो? कहाँ तक? यहीं तक? पूरी पीडीएफ लिखने ही कह दी थी मैंने ना? हाँ चलो ठीक है। हंसी क्यों आती है तुम्हें? त्रिनाम नामकरण, त्रिनाम नामकरण से संबंधित कोई ऐसे हमारे एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है नहीं। बस हाँ आपको समझना चाहिए, ठीक है? क्लियर है कि भाई क्या होता है? क्या नहीं लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से नोट्स में, आपने लिखा है। चलो तो ध्यान से सुनना भाई, नाम से ही पता चल रहा है त्रिनाम नामकरण। ये क्या सब पहले बहुत पूछे जाते थे, पहले पूछ जाते थे। अभी तक कुछ बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो स्टूडेंट क्या होता है परेशान होता है, ये तो पढ़ाया नहीं मुझे। तो ये उनके लिए है, ठीक है? आप ज्यादा परेशान मत हो। आपसे जितना कहा जा रहा है आप स्मार्ट स्टडी करो। कौन सी पीएचडी करनी है आपको? नीट क्रैक करना है। तो नीट क्रैक करना था, आप स्मार्ट स्टडी करिए ना। बाद में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे ना, एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे या जरूरत होगी तो। जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में? तो देखना ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर त्रिनाम नामकरण हम जो उपयोग में लेते हैं विज्ञान में सबसे ज्यादा वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को ही उपयोग में लिया जाता है। जहां भी आप नाम देखते हो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से ही होते हैं नाम। बोलो हाँ या ना? लेकिन पता तो होना चाहिए हमें त्रिनाम नामकरण
ये लैमार्क ने दिए थे। मैं आपको आज तक का इतिहास बता दूं, जब से पीएमटी शुरू हुई है लैमार्क नाम का क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया ट्रिनाम। अभी मैंने क्यों लिखवाया, मॉड्यूल में मेंशन था, पहले दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है क्या? मतलब आज तक के इतिहास में भारत में अगर कहीं भी कोई किसी भी लेवल का कंपटीशन हुआ है और वहां पे त्रिनाम नामकरण संबंधित क्वेश्चन पूछा, लैमार्क का तो कभी नहीं पूछा। हाँ, इसको जो समझाया था हक्सले स्टिकलैंड ने समझाया था, ये हमारे पीएमटी में पूछा जाता था पहले कि त्रिनाम नामकरण किसने दिया, हक्सले और स्टिकलैंड ने दिया। बात क्लियर हुई सबको? कहीं कोई दिक्कत नहीं? 3 शब्दों से मिलके बना होता है। 3 शब्द कौन कौन से होते हैं बताओ भाई? एक तो प्रथम शब्द जो है वंश नाम को दर्शाएगा, सुनिए। दूसरा नाम जाति उपनाम को, और तीसरा देखो भाई जंतुओं में क्या होता है, सुनिएगा, सुनते जाइए आप, प्लीज सुनिए। जंतुओं में क्या होता है भाई कि जंतुओं में उपजातियां होती है, सब स्पीसीज। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, बताओ, तोता आता नहीं आता? तोते की अलग अलग उपजातियां हैं नहीं, तोता एक जाति है, उसमें अलग अलग चोंच के आते हैं, अलग अलग साइज के आते हैं, अलग अलग रंगों के तोते होते हैं, होते नहीं होते? बोलो हाँ है ना? दूसरा भालू, देखो सफेद भालू होता है, काला भालू होता नहीं? ये है तो एक ही जाति ना, बस अलग अलग आवासों में रहने की वजह से इनमें उपजातियां विकसित हो गई। टाइगर में देख लो आप, टाइगर में है ना, जैसे बाली जवान कैस्पियन, नाम सुनोगे आप? टाइगर की उपजातियां बायोडायवर्सिटी चैप्टर में पढ़ोगे कि ये विलुप्त हो चुकी है, बाली जवान कैस्पियन। तो टाइगर की विलुप्त हुई जो उपजातियां उनके बारे में सुनो। दूसरा देखो, मैं आपको ऐसे ही बात करूं, बताओ सफेद टाइगर होता है अपने यहाँ पे जो होता है, पीले पीला सा टाइगर होता है या नहीं है? आगे बात समझ में, दूसरा ठीक है, क्लियर है? तो बताओ अलग अलग प्रजातियां है या नहीं है? भैंसों की अलग अलग नस्ल आती है नहीं आती? मराठी नस्ल अलग होती है, पंजाबी नस्ल अलग होती है, हरियाणवी नस्ल अलग होती है, देसी नस्ल अलग होती है भैंसों। तो सुनते हैं ना हम, ठीक है? गायों की अलग अलग नस्ल आती है, बकरियों की अलग अलग नस्ल होती है। तो बकरी तो एक ही प्रजाति है, लेकिन उसमें अलग अलग नस्ल की बकरियां हैं, तो बताइए वो क्या हो गई, उपजातियां हो गई नहीं होगी? मारवाड़ी है ना, गुजराती, पहाड़ी, ठीक है, क्लियर है? आई बात? तो जंतुओं में क्या होती है, उपजातियां। पादपों में क्या होती है, किस्म। गेहूं की अलग अलग किस्म होती है नहीं होती? सरसों की अलग अलग किस्म होती है, बाजरा की अलग अलग किस्म होती है, आम की अलग अलग किस्म होती है। चलो आम तो खूब खाते हैं, दशहरी आता है, लंगड़ा, वो है ना जो लंबा वाला है ना, आते नहीं आते? कलमी आम बोलते हैं, ठीक है? आ गई बात समझ? इस तरीके से अलग अलग वैरायटीज होती है भाई। तो पादपों में जाति के अंदर जो सब कैटेगरी होती है वो होती है उपश्रेणी। कौन सी वैरायटी है किस्म, और मुंह के साथ हटा क्योंकि देखिए, और जो ये है क्या नाम है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों में क्या होता है, विभेद। जैसे आर सेकंड विभेद, एस थर्ड विभेद, ग्रिफिथ वाला प्रयोग। आप कोरोना काल के स्टूडेंट हो तो पढ़ोगे आप, है ना? ठीक है? तो में अलग अलग विभेद होते हैं, ठीक है जी? चलो कोई बात नहीं, है ना? तो देखिएगा भाई, त्रिनाम नामकरण प्रथम शब्द जो है वो वंश नाम को दर्शाता है, दूसरा जाति उपनाम को, तीसरा जो है पादपों में किस्म और जंतुओं में उपजाति को दर्शाता है। तो ध्यान से सुनना, जैसे बंद गोभी नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया बार कैपेटिटा। तो बार, अब ये बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार का मतलब है वैरायटी। अगर कोई ऐसा लिखता है ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपेटिटा तो भी सही है, क्योंकि पढ़ा लिखा जो साइंस का बंदा है वो तो समझ जाएगा भाई तीसरा शब्द किसको दर्शा रहा है, किस्म को दर्शा रहा है पादप है। तो बोल लो हाँ या ना, क्लियर? तो बार लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक। फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया बार बोट्राइटिस। आप कहोगे सर फूल गोभी बंद गोभी का देखो देवनाम समान है, तो इसलिए वहां पे विभेद करने के लिए फिर क्या हुआ, ऐसे केसेज में त्रिनाम की जरूरत पड़ी। बात क्लियर है? तो वैरायटी नाम जोड़ दी गई, इसलिए त्रिनाम नाम है। बात क्लियर हुई सबको? देना चाहिए था हमारी एनसीईआरटी में, इसको जरूरी है ये, ठीक है? क्लियर है क्या? तो कैपेटिटा और बोट्राइटिस, कैपेटिटा बंद गोभी है, बोट्राइटिस फूल गोभी है, ठीक है? क्लियर है क्या? बोलो हाँ। भारतीय बबूल, जो अपने भारतीय बबूल होता है ना, जिसमें लंबे लंबे कांटे आते हैं, ठीक, जो घना पेड़ होता है बबूल का, है ना, ये, और एक जो अंग्रेजी बबूल होता है उसमें है ना जो झाड़ी जैसा होता है, ठीक है? तो विदेशी बबूल भी बोलते हैं उसको अपन। तो भारतीय बबूल अकेसिया नीलोटिका
इंडिका। गोरिल्ला का नाम जोरदार और चाहे किसी का भी हो, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। अब मैं एक स्टूडेंट अगर होता तो मैं तो ये सोचता कि गोरिल्ला जैसे नाम क्यों ना रखे थे। बिल्कुल नाम जो है वो एक आपत्ति खत्म कर दी पूरी। भारतीय कौवा कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। ठीक है, क्लियर है क्या? बोलो होमोनिम क्या होता है बताओ। होमोनिम यदि दो भिन्न जातियों के अगर समान वैज्ञानिक नाम है, जैविक नाम है, तो उन दोनों नामों को एक दूसरे के लिए हम क्या बोलते हैं? होमोनिम। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर है क्या? टोटोनिम्स क्या होते हैं? जिसमें जाति उपनाम और वंश नाम दोनों समान शब्दों से बने हो, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटोनिम्स। ये पादप जंतुओं में एक्सेप्टेबल है, जबकि पादपों में एक्सेप्टेबल नहीं है। बात क्लियर है सबको? दूसरा क्लियर है भाई सबको? समानार्थी नाम क्या होता है? कि वैज्ञानिक नियमों के आधार पर, वैज्ञानिक नियमों के आधार पर जो कोई नाम दिया गया है, ठीक है, क्लियर है? तो प्रथम नाम जो है वो ठीक है, दूसरे जो अन्य नाम दिए गए उनको प्रथम नाम का क्या माना जाता है? समानार्थी। तो सिनोनिम क्लियर हो गया, होमोनिम, टोटोनिम, सिनोनिम का मीनिंग क्लियर हुआ? बोलो आया ना? एक होता है ऑटोनिम। ये हिंदी मत पकड़ना इनकी, क्योंकि हिंदी में अन्य पर्यायवाची भी मिल सकते हैं आपको। तो ऑटोनिम क्या होता है? जिसमें जातीय उपनाम, ठीक है, क्लियर है, और जो उपजाति का नाम है या किस्म का नाम है वो अगर समान हो तो उसको हम क्या कहेंगे? टोटोनिम। तो वैत्र नाम जिसमें जाति और उपजाति का नाम समान। ये पादप और जंतु दोनों उपयोग कर सकते हैं। पादप वाला उदाहरण हम आपको नहीं बताते, क्योंकि जनरली आप जो ये देख रहे हो उसी से आपको काम चल जाता है। ठीक, तो जैसे देखो इंडियन कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, मानव होमो सेपियंस सेपियंस। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये जो होमो सेपियन तो मानव, ये कौन से मानव की उपजाति बताई गई है? भारत वाले की, चाइना वाले की, कौन से की बताई गई है? ठीक, तो ध्यान से सुनना, ये केवल जबरदस्ती में दिया गया नाम होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, क्लियर है क्या? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? आपको ऑटोनिम ध्यान रखना। जैसे बताओ गोरिल्ला में गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, बताओ गोरिल्ला और गोरिल्ला उधर जाति रुक जाती। बात क्लियर हुई सर? वर्गीकरण की आवश्यकता, वही फिर वापिस लंबी चौड़ी कहानी, थ्योरेटिकल पार्ट है, क्वेश्चन पॉइंट टू यहाँ पे है नहीं। वर्गीकरण क्यों करते हैं? आप खूब इसके आधारभूत बात जानते हो भाई। क्यों किया जाता है वर्गीकरण? इसलिए किया जाता है क्योंकि जैव विविधता बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा है कि आप उनके सबके नाम याद नहीं रख सकते। कोई दिक्कत किसी को? कितनी है जैव विविधता वैज्ञानिक आधार पर? कितनी? 17 से 18 लाख। 1.7 लाख से 1.8 लाख है ना? वो है मिलियन, पर 1 मिलियन होता है 10 लाख के करीब। तो इन शब्दों को थोड़ा सा गौर करिएगा। ये कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं हम? 2004 IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? चलो जी, देखो तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी अब समझ गए आप लोग। इसलिए पढ़िए भैया, नाम लक्षण तो याद करना बहुत टेढ़ी खीर है। हम नाम याद नहीं रख सकते, इतनी जैव विविधता के जो वैज्ञानिक आधार पर खोजी जा चुकी है। बोलो क्लियर है सबको? इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो वर्गीकरण से आपको क्या फायदा हो रहा है? कि हम क्या करते हैं, इनको समूह उपसमूह विभाजित कर देते हैं। तो समूह और उपसमूह विभाजित कर देंगे ना, तो लक्षणों का अध्ययन करना आसान हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है या नहीं है? सही बात है। जैसे बताओ इंसानों को एशियंस में, यूरोपियंस में ऐसे डिवाइड कर देंगे, अफ्रीकन, तो उनके लक्षणों को हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं ना। और हम कहे एक एक इंसान के नाम है ना, वो देख के यार उनके लक्षण याद है नहीं, तुम्हारी पूरी क्लास के लक्षण याद नहीं हो सकते कि इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये है, इसमें ये है। बोलो हाँ है ना? लेकिन एक सामान्य स्तर की बात तो हम कर सकते हैं ना भाई, एशियंस में ये होते हैं लक्षण। कंधे से कंधे सर्दी लग रही है क्या? है? पता है होता क्या? तो बगल में बैठे कोई बात नहीं चतरी, तो बगल में देख देख देख, देख ना,
यार मैं क्या है, ये तुरंत कैप्चर हो जाती है मेरे से। थोड़ा अपनी भावनाओं को काबू रखो, बाहर में जाके बोल लेना फिर बाद में, है ना। मैं तुरंत, कुछ लोग चिटचैट करते रहते हैं। चिटचैट पता है क्या होती है? कॉपी में पीछे लिख के आपस में बातें करते रहते हैं। एक ने लिखी, फिर दूसरा अपने मन की बात लिख रहा है। ना करे, है ना, क्योंकि इनसे क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है। आप प्लीज यार, समझ आ रही है पूरी कहानी? जिससे हम क्या करें, वर्गीकरण में यही है कि जीवों को समूह समूह विभाजित कर देते हैं हम, समानता के आधार पर। इस वजह से पूरे समूह के लक्षणों को हम एक बार में याद कर सकते हैं, तो बड़ा आसानी से हम याद कर लेंगे। बोलो हाँ है ना। आज मैं कहूँ, बताइए आवर्त बीजी जो प्रभाग है यानी एंजियोस्पर्म, बताओ उसके क्या लक्षण है? आप सामान्य तो 10-20 लक्षण तो अभी बैठे बैठे गिना दोगे। सर इनमें पुष्पबंध है, इनमें है ना अंडाशय होता है, ठीक है, क्लियर है? इनमें द्वितीय निषेचन होता है यानी डबल फर्टिलाइजेशन होता है। बोलो हाँ है ना। इनमें भ्रूण कोश जो होता है त्रिगुणित होता है। नर युग्मकोद्भिद परागकण होता है, सामान्य से 3 कोश की संरचना है। मादा युग्मकोद्भिद 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना होती है। ये ऐसी बातें बता दोगे ना सर, ये जड़ तना पत्ती होती है, इनको द्विबीजपत्री एक बीज है। अच्छा बातें आप यहीं पे बता दो, तो बताओ अब लक्षणों के आधार पर अध्ययन करना आसान हो गया नहीं हो गया? बजाय एक एक पादप को अगर हम याद करते, बोलो आया ना। क्लियर है सबको? देखो भाई, ये पूरी थ्योरी है भाई। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पादप जंतु अन्य जीव उपस्थित होते हैं जो आकाश संरचना में बिना मतलब क्या घुमाने वाली बात लिखता हूँ, क्योंकि आप लोगों को तसल्ली मिले। अच्छा चलो, कुछ नहीं थे टॉपिक में कुछ काम की बात, तो ये जो अभी छोड़ देते एक मिनट। अतः विभिन्न जीवों का अलग अलग अध्ययन असंभव है। अतः अध्ययन को सरल बनाने जीवों समानताओं के आधार पर समूह में विभाजित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या? जीवो समानता असमानता और दृष्टिगोचर का मतलब क्या है? जो दिखने हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम। बात क्लियर है सबको? तो दृष्टिगोचर लक्षणों के आधार पर समूह समूह विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का मामला जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक तो वर्गीय की पढ़ते हो और दूसरी जो है वो भी वर्गीय की है हिंदी में, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो बिल्कुल दिमाग यहाँ पे होना चाहिए, कहीं उल्टी सीधी जगह होना ही नहीं चाहिए। काम की बात कर रहा हूं अब मैं। एक है बेटा टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण की 2 प्रक्रियाएं, एक टैक्सोनॉमी है और एक सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक। एक्चुअली हिंदी में अगर मैं मॉड्यूल वगैरह में देखता हूँ तो इसको भी वर्गीय की लिखा हुआ है और इसको भी वर्गीय की ही लिखा हुआ, कुछ ऐसा ही है क्या? हिंदी इनकी करो शुद्ध हिंदी तो वर्गीय, आप अब बताओ वर्गीय की वर्गीय कर रहा, आप क्या समझोगे? कौन सी वर्गीय की आ रही है बात समझ में? क्लियर है सबको? तो आपको यहाँ पे इंग्लिश वाला शब्द ही ध्यान रखना, टैक्सोनॉमी। कभी भी अगर वर्गीय की लिखा हुआ क्वेश्चन आ रहा है आपके हिंदी में, आप प्लीज इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर बगल में देख, तो वास्तव में क्या पूछना चाह रहा है। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? ये कहानी यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल परमानेंट मेमोरी में फिट हो गई कि जब भी हमारे वर्गीय की संबंधित क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हम बगल वाला इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर देखेंगे कि उसमें वर्गीय की में क्या लिखा। क्योंकि आप कहोगे सर कि सर है ना जो हमारे तो हिंदी मीडियम के हम तो ऐसे तो हमें सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे इंग्लिश वाले, भाई हिंदी वाले क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं बेटा। आपको सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हिंदी वालों को इंग्लिश, लेकिन आज जहाँ पे जरूरत पड़ रही है ना उन मैं आपको बताता चलूंगा बेटा। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें बगल में इंग्लिश वाला जरूर दिख रहा है। आ गई बात समझ में? तो वर्गीय की वाला संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन लिखोगे तो आप प्लीज एक बार उसको इंग्लिश वाले को जरूर। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो ये बात क्लियर है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपको अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना है ग्रीक और लैटिन वाले में, है ना? तो लैटिन भाषा है, ग्रीक दे देना। हमसे जैसे आज तक इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे गए हम उसी पे फोकस करवा रहे हैं। देखो भाई, टैक्सोनॉमी जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया और ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया। बात क्लियर है सबको? तो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि बताओ टैक्सोनॉमी शब्द जो लिया गया वो कौन सी भाषा से सबसे लिया गया? ऑप्शन में आता है ग्रीक भी आता है, लैटिन भी लिखा था और 2 और आते हैं। बताओ आप क्या लगाओगे? ग्रीक। और सिस्टमैटिक बताइए कौन सी भाषा है सबसे लिया गया?
लैटिन से। ठीक है, आ गई बात समझ? ये बात क्लियर हुई, फिट हो गई माइंड में? ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इनका कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है जी? अब देखो, ये जो है दो शब्दों से मिलके बना है ग्रीक टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब होता है व्यवस्थापन, अरेंजमेंट, बोलो हाँ या ना। और नोमोस का मतलब होता है नियम। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। बात क्लियर हुई सबको? तो देखो क्वेश्चन इसी से बन जा रहा है आपको, और डेफिनेशन भी यही से बन जा रही है। मैंने आपसे कहा था टर्मिनोलॉजी का अगर हमें मीनिंग क्लियर है बायोलॉजी में, तो हमारी आधी बायोलॉजी वैसे ही क्लियर हो गई। आई बात समझ में? तो टैक्सोनॉमी की क्या डेफिनेशन है? क्वेश्चन सीधा सीधा इस पे भी आ सकता है। विज्ञान की वह शाखा या वर्गीकरण की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण से संबंधित या जीवों की व्यवस्थापन से संबंधित नियमों के अध्ययन। तो नियम शब्द अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो वर्गीकरण संबंधी नियमों का अध्ययन किस पे आता है? टैक्सोनॉमी। बात क्लियर हो गई सबको? बोलो आया ना, बोलो। टैक्सोनॉमी शब्द जो है वो किसने दिया भाई? टर्म जो दी वो एपीडी कैंडोले ने दी, चाहे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात क्लियर है सबको? एपीडी कैंडोले। अगर देखा जाए तो भाई वर्गीकरण से संबंधित जो नियम दिए थे ना, सर्वप्रथम शब्द तो इसने दिया, लेकिन नियम सर्वप्रथम जो दिए थे, नियमों की बात हो रही है, तो लीनियस ने दिए थे। तो बताओ जनक कौन है भाई? लीनियस। आप कहोगे सर वो हमारे एरिस्टोटल ने भी तो वर्गीकरण किए थे ना, उसने तो केवल सामान्य बात कह के खत्म कर दिया। नियम दे के वर्गीकरण जो किया सर्वप्रथम वो किसने किया? इसलिए लीनियस को टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण के शब्द बोल नहीं रहा हूं, देखो आपके सामने मैंने लिख के छोड़ दिया इसको, मैं बार बार टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक शब्द क्यों लूं? तो टैक्सोनॉमी का जनक कौन है भाई? लीनियस। ये बात क्लियर है? ये कौन सी भाषा से आया भाई? लैटिन भाषा से, सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब पता है क्या होता है? क्रमबद्ध व्यवस्था। क्रमबद्ध व्यवस्था। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है नहीं लिखी हुई, लेकिन आप इन शब्दों का मतलब पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए। आज पूछा विज्ञान की वह शाखा वर्गीकरण वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, क्या कहेंगे? सिस्टेमैटिक। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। देखो शब्दों से निकल रहा है इनका मतलब, दोनों आया ना, आपको पता। सिस्टेमा शब्द सर्वप्रथम लीनियस ने अपनी पुस्तक के टाइटल सिस्टेमा नेचुरी में उपयोग किया था। तो इसलिए बताओ भाई शब्द जो दिया गया है वो किसको क्रेडिट जाता है? लीनियस। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? कोई दिक्कत? अब बताइए, मैं आपसे एक सिंपल सी बात करना चाह रहा हूं भाई, आप एक वैज्ञानिक, ठीक है, और आपको कोई जंतु मिला छोटा सा, आप जूलॉजिस्ट हो और आपको एक जंतु, आप क्या करोगे भाई? देखते ही पहचान हो जाए, सपोज करो विरला किस्म का जीव, सामान्यतः वो प्रकृति में देखा नहीं गया पहले, आप क्या करोगे? सबसे पहले उस जंतु को लिया, आप उसके लक्षणों का अध्ययन करोगे नहीं करोगे? लक्षण अध्ययन करोगे ना भाई? बोलो आया ना? सबसे पहले यही तो काम करोगे अगर आप एक वैज्ञानिक हो, लक्षण अध्ययन पहली बात। फिर बाद में बताओ उसको क्या करोगे? मिलान करने की कोशिश करोगे। पहले से जो जाने पहचाने जीव उनमें से किससे मिलता जुलता है, तो बताओ उसकी पहचान करने की कोशिश करोगे नहीं? बोलो हाँ। जब पहचान हो गई भाई इससे मिलता जुलता है और एग्जैक्टली इसके जैसा जीव आज तक नहीं देखा गया, तो बताओ क्या करोगे भाई? किससे मिलता जुलता है? इससे ज्यादा मिलता जुलता है, सपोज एक्स वाई जेड किसी, तो भाई इसका वंश कौन सा? तो बताओ वंश मिल गया। तो वंश मिला तो बताओ आपने क्या करा? वर्गीकरण किया नहीं किया? और फिर वर्गीकरण करने के बाद में आप क्या करोगे? नामकरण करोगे नहीं? क्योंकि नामकरण बताओ भाई, वैज्ञानिक नाम में वंश और जाति उपनाम होता नहीं। तो जब आपको वंश का ही नाम पता चल गया, नामकरण कर रहे हो, तो नामकरण करने के लिए वंश नाम पता होना चाहिए, और जब वंश नाम पता तो बताओ पहले वर्गीकरण हो चुका है नहीं हो चुका है? बोलो आया ना? तो आप ध्यान से सुनिएगा, बताओ सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन, यस और नो? फिर आइडेंटिफिकेशन, यस और नो? फिर बताइए भाई क्या करेंगे हम? क्लासिफिकेशन, और फिर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। बात क्लियर है सबको? यस सर। इस क्रम को जो अपनाते हैं वही क्या है? टैक्सोनॉमी है या नहीं?
बात क्लियर हो गई सबको? एक ये देख लो, एनसीईआरटी हमें देखनी चाहिए। देखिए भारतीय ग्रामीण बुजुर्ग महिलाओं में या 40 से ऊपर की जो महिलाएं हैं, आज की महिलाओं में तो नहीं, तो एक लक्षण पाया जाता है सामा, मतलब ऐसा नहीं है हर किसी में पाया जाता है। बताओ जब वो कोई बात कह रही होती है तो बगल वाली से ऐसे धीरे धीरे कहेंगी, जैसे अपने को लगता है होठ हिल रहे हैं केवल, और वो कुछ कुछ कह देती है। और बताओ जब महिलाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती है, बताओ कुछ बहुत भयंकर होता नहीं होता? भयंकर। अगर एक कमरे में 10-20 महिलाओं बिठा दो, गारंटी के साथ वो चुप बैठ जाए, उनसे कहना तुम 1 घंटे चुप रहना, यही तुम्हारी परीक्षा है, और जो चुप रहेगा वो इनाम जीतेगा। भाई साहब पेट में दर्द हो जाएगा। बोलो हाँ, वास्तविकता है ना ये? बस में अगर सपोज आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, 4 महिलाएं मिल गई और वो अलग अलग स्टेट की है, लेकिन उनमें गहरी दोस्ती हो जाएगी, इंटरेक्शन। अच्छा, लेकिन अब उद्विकास भी चल रहा है निरंतर रूप से, उद्विकास निरंतर रूप से चल रहा है। तो आजकल की जो ये गर्ल्स को देखते तो उनमें वो लक्षण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लड़कों में वो लक्षण धीरे धीरे स्थानांतरित होने की प्रक्रिया चल चुकी है। अब ज्यादा उत्परिवर्तन हो गया, हो सके कोई उत्परिवर्तन का प्रभाव बाद में प्रदर्शित और कोई लफड़ा हो जाए, तो ध्यान रखो, उस लक्षण को वहीं के वहीं दबाने की कोशिश करो, क्योंकि ये सामान्य रूप से पाया जाने वाला विकार देखा जा रहा है और स्टूडेंट्स में बहुत ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो ये उत्परिवर्तन कहीं हो नहीं गया हो तो उसको रोको भाई, प्रभावित मत होने दो। चलो जी, देखना बेटा एनसीईआरटी में देखो, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर लिखा हुआ भाई, यही क्रम है। एक्चुअली क्या है, पीछे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब वो क्वेश्चन में क्या ढूंढता भी हूँ लेकिन अब मुझे मिलता नहीं है। जब वो क्लास में पढ़ाता हूँ टॉपिक तभी याद आती है, और वो याद आती है मैं ढूंढने की कोशिश भी कर, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा क्रम, क्योंकि वो हर साल क्वेश्चन चेंज होते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं पुराने वाले, जैसे जैसे याद आ रही है, कुछ नए क्वेश्चन ऐड होते हैं, तो क्रम चेंज हो जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर, वो तो उसमें क्या है, एक ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई बताइए वर्गीकी में क्या क्रम अपनाते हैं हम। तो पहले वही वर्णन, फिर पहचान, फिर बाद में वर्गीकरण, फिर नामकरण। लेकिन उसमें क्या है कि चारों ही ऑप्शन जो है ना वो गलत है, चारों ऑप्शन में ये सीक्वेंस तो है ही नहीं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि पहले वर्णन, पहचान और तीसरे स्थान पर नामकरण, फिर वर्गीकरण लिखा हुआ है। ठीक, बाकी के अन्य 3 जो है ना वो तो सरासरी गलत है, क्योंकि किसी में तो क्या कर रखा है, पहचान पहले कर रखी है, बाद में वर्णन कर रखा है, किसी में नामकरण पहले लिख रखा है, फिर बाकी की प्रक्रिया बाद में, किसी में वर्गीकरण पहले। तो वो एक ही ऑप्शन ऐसा, तो उस आधार पर बताइए उसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो वही वर्णन, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, वो केवल उस क्वेश्चन में। तो आप परेशान मत होना, है ना? ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, एक है ना जो बहुत सारे बच्चों ने वो मियोसिस वाला क्वेश्चन करा होगा, तो मियोसिस का विरोधाभास क्या है ये है, और उसमें आप कहोगे सर इसमें तो सारे ही सही है, बस ये होना चाहिए चौथा आंसर, वह डीएनए का द्विगुणन नहीं होता, वो स्टेटमेंट के आधार पर ही चौथा। लेकिन उसमें वो क्वेश्चन जो है ना वो इंग्लिश में पैराडॉक्स लिखा हुआ है, और पैराडॉक्स का मतलब होता है महत्व। तो बताओ भाई मियोसिस का महत्व क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या को नियत बनाए रखना। तो पहला ऑप्शन है उसमें आपके हिंदी में, आप लोगों ने अगर क्वेश्चन सोल्व करा होगा, ठीक है, तो उस हिसाब, और पीछे आंसर वही दिया हुआ पहले वाला, तो हिंदी वाली लैंग्वेज के हिसाब से तो चौथा आंसर होना चाहिए उसका, और वहां पे पहला आंसर इसलिए दिया हुआ क्योंकि इंग्लिश में पैराडॉक्स लिखा हुआ है। बात क्लियर हुई सबको? यस। इसी तरह का क्वेश्चन आपको पीछे मिलेगा, तो परेशान मत हो। तो बताइए भाई लक्षण वर्णन, तो लक्षण वर्णन, अध्ययन को हम वर्णन भी कह सकते हैं, पहचान, वर्गीकरण, नामकरण। बात क्लियर हुई सबको? CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफाई, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर।
ये तो हो गया वर्गीकरण, केवल भाई है ना उनके अध्ययन करे रे कर दिया। क्रमबद्ध व्यवस्था कैसे करोगे यार? क्रमबद्ध का मतलब पता है क्या है? क्रमबद्ध का मतलब है कि भाई पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, मतलब इस तरह की व्यवस्था को दर्शाए। जैसे मैं आपसे एक विटेकर के वर्गीकरण की एक लाइन बोल देता हूँ। 5 जगत है भाई, मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी, एनिमल। बताओ इनके नामों को सुनते आपको पता चला अच्छा सबसे पहले मोनेरा है, फिर एक कोष के यूकेरियोट है, फिर बहुकोष के यूकेरियोट, और फिर उनमें है ना जो अलग अलग वर्गीकरण हो गए हैं या नहीं है? कोई प्रकाश संश्लेष हो गए, कोई अप्रकाश संश्लेष हो गए, बोलो आया ना? उद्विकास झलक रहा है ना? तो क्रमबद्ध व्यवस्था कब कर सकते हो? क्रमबद्ध व्यवस्था का यहाँ पे मतलब क्या है कि उद्विकास से क्रम को दर्शाए वो वर्गीकरण, और उद्विकास से क्रम को दर्शाए इसका मतलब आपको उद्विकास के अध्ययन करना पड़ेगा। उद्विकास का जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी, हिंदी में क्या बोलते हैं? जाति व्रत। क्या बोलते हैं? जाति। किसी भी जाति के उद्विकास के अध्ययन को, अब जाति देखो जीव बोल रहा हूं मैं क्योंकि क्वेश्चन में जीव लिखा आएगा, तो जीव का मतलब क्या है? जीव का मतलब है जाति, ठीक है, क्लियर है? तो किसी भी जीव के उद्विकास का जो अध्ययन होता है या उद्विकास की कहानी का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? जाति व्रत या फाइलोजेनी। बात क्लियर है सबको? बोलो आया ना? जीव का मतलब यहाँ पे क्या है? जाति। तो बार बार बोल रहा हूँ इस शब्द को, आप फोकस करो इसमें। तो मुझे एक बार बताओ भाई, ये जो अपना उद्विकास का अध्ययन करोगे आप, तो शुरू से लेकर एंड तक पूरी अध्ययन करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? सारे जीवों का अध्ययन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो बताओ संपूर्ण जैव विविधता का अध्ययन आप किसमें करते हो? टैक्सोनॉमी में, सिस्टमैटिक्स में? टैक्सोनॉमी। तो वाकई में यार अपनी एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। खैर अब मैं क्या कर सकता हूं? तो आप संपूर्ण जैव विविधता का अध्ययन किसमें करते हो? क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि उससे रिलेटेड है। जब जाति व्रत का अध्ययन कर रहे हो इसको संपूर्ण जैव विविधता का अध्ययन करना पड़ेगा शुरू से लेकर एंड तक का। संपूर्ण जैव विविधता का अध्ययन किसमें होता है? सिस्टमैटिक्स। ठीक, पहली बात की जरूरी है। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि टैक्सोनॉमी में तो क्या आप किसी चीज का वर्गीकरण कर रहे हो, तो आपने लक्षण देखे किससे मिलता जुलता है। यहाँ पे तो आप क्रमबद्ध व्यवस्था करना चाह रहे हो, तो क्रमबद्ध व्यवस्था शुरू से एंड तक तो भैया जाति व्रत के अध्ययन यानी उद्विकासीय अध्ययन के बिना नहीं हो सकती। तो आप उद्विकासीय अध्ययन के लिए आप संपूर्ण जैव विविधता अध्ययन करो। अच्छा, और कोई जाति सपोज सर आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। सभी को दिक्कत है क्या भाई आवाज की? नहीं सर आ रही है सर आ रही है, बीच बीच में रुक जाती है। बीच बीच में रुक जाती है सर आवाज, यस सर। हाँ सर आवाज नहीं आ रही सर। मैं क्या इधर, लेकिन अब इसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा दूर बैठ कर आपको अब आ रही है आवाज? यस सर, यस सर, यस सर। अब नहीं आएगी समस्या, ठीक। चलो जी, तो हम बात कर रहे थे सिस्टमैटिक्स। तो बताइए भाई सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं? हम पूरा क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध व्यवस्था करते हैं। तो क्रमबद्ध व्यवस्था के लिए हमें संपूर्ण जैव विविधता का अध्ययन की जरूरत है। अच्छा एक बार मुझे दूसरी बात बताइए भाई, अगर सपोज कोई जाति है जो आई और चली गई, पहले आई वो है, बाद में आई वो चली गई, फिर उसके बाद में आई जो है, जैसे डायनासोर बताओ विलुप्त हो गए। डायनासोर से पहले कोई जाति आई वो आज भी है, डायनासोर के बाद में वो है। तो बताओ दोनों के बीच में अगर हमें रिलेशन मेंटेन करना तो बताओ क्या करना पड़ेगा? जीवाश्म का भी अध्ययन करते हैं नहीं करते हैं? बात क्लियर है? यानी संपूर्ण लेवल पे हमें अध्ययन करने पड़ेगा और उद्विकास से अध्ययन ही करने पड़ेंगे। तो बताओ भाई आनुवांशिक संरचना का भी अध्ययन करोगे भाई, किसमें कौन सा जीन है, कितनी डीएनए की मात्रा है, किसमें मिलती जुलती अनुक्रम है, ये सब करोगे नहीं। कोशिकाओं का अध्ययन करोगे, ऊतकों का अध्ययन करोगे, है या नहीं है? क्या रासायनिक संगठन है, किस प्रकार के जैव अणु पाए जा रहे हैं, रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, हार्मोन्स वगैरह कौन, मतलब संपूर्ण अध्ययन करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? बात क्लियर है सबको? तो सिस्टमैटिक्स में आपको बताइए जाति व्रत का भी अध्ययन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? भाई वर्णन, पहचान, वर्गीकरण, नामकरण, इनके साथ साथ आपको एक और चीज करनी पड़ती है, वो क्या है?
जातिव्रत, और जातिव्रत का अध्ययन कर रहे हो तो उससे आप कनेक्ट करके ये बात दिमाग फीड कर लो कि आपको संपूर्ण जैव विविधता का अध्ययन करना पड़ता है। इसमें सिस्टमैटिक से बात क्लियर हुई सबको? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ठीक है, क्लियर है क्या? देखो अभी दूसरी बार रिवीजन हो रहा है, आप ध्यान से सुनना। टैक्सोनॉमी बताइए, ग्रीक भाषा। टैक्सेस, टैक्सेस मतलब होता है अरेंजमेंट या व्यवस्थापन। नोमोस का मतलब क्या होता है? नियम। जीव विज्ञानी वैशाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत, सिद्धांतों मतलब समझ गए, सिद्धांतों मतलब नियम ही होता है भाई। ठीक है, क्लियर है क्या? सिद्धांतों प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? वर्गी। तो सिद्धांत आ जा चाहे नियम आ जा, बात क्लियर है सबको? शब्द टैक्सोनॉमी किसने दी भाई? एपीडी कैंडोले ने। टैक्सोनॉमी का जनक कौन है? लीनियस, क्योंकि भाई नियमानुसार नियम देके वर्गीकरण जो किया सर्वप्रथम वो तो लीनियस ने ही किया था। इसलिए जनक किसको? हाँ, संस्थापक किसको बोल सकते हैं हम? अरस्तु को। किसको बोल सकते हैं? अरस्तु। लेकिन जनक किसको कहेंगे हम? लीनियस। वर्गीकी के पद कौन कौन से हैं, समझ में आ गई आपको? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। सीआई, सीएल। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया भाई। बात क्लियर है सबको? तो लीनियस ने शब्द सिस्टम का उपयोग अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरी के टाइटल में किया था। ये बात क्लियर है सबको? जीवों की क्रमबद्ध व्यवस्था संबंधित है वो विज्ञान की वैशाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। अगर ये डेफिनेशन आया तो आप क्या समझोगे किसकी बात हो रही है? टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक, जिसमें नियमों का अध्ययन किया जाता है, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या समझोगे आप? इसमें जीवों की विविधता और सभी तुलनात्मक और उद्विदा से अध्ययन किए जाते नहीं किए जाते, तो सभी जीवों की विविधता का अध्ययन होगा नहीं होगा? क्योंकि जब आप क्रमबद्ध व्यवस्था कर रहे हो तो ये सारी व्यवस्थाएं अध्ययन भी आपको करना पड़ेगा, संपूर्ण जैव विविधता का अध्ययन करना। बोलो हाँ या ना? बात क्लियर है सब? कोई समस्या नहीं? तो अब बताओ कौन कौन से भाई जितने संभावित अध्ययन है सारे ही करेंगे हम। आनुवांशिक, जैव रासायनिक, ठीक है, क्लियर है क्या? पारिस्थितिकी है, कोशिकी है, आकार की है, जैव रासायनिक, सारे अध्ययन करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? हार्मोन्स वगैरह सब अध्ययन करेंगे। तो देखो भाई इसमें वही कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, उसके साथ साथ होता फाइलोजेनी का भी अध्ययन करेंगे। नहीं, फाइलोजेनी को हिंदी में बोलते हैं हम जाति वृत्ति है। बोलो हाँ या ना? कोई समस्या नहीं? तो अगर मैं कहूँ बताओ ये टैक्सोनॉमी है या नहीं है? अब देखो मजे लेने वाली बात है, क्वेश्चन पूछने वाली। तो टैक्सोनॉमी के साथ अगर हम फाइलोजेनी जोड़ दें तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक्स कहेंगे नहीं कहेंगे? बोलो हाँ। तो देखो भाई सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, कोई समस्या इसमें नहीं ना? अब ध्यान सुनना, ये कुछ क्या है पुरानी बातें हैं, ठीक है? ये एनसीईआरटी में चेंज हुआ है 2000 ना 2004 बाद नहीं, ये 2016-17 बाद में स्टेटमेंट रखा है। पहले वाली एनसीईआरटी में क्योंकि थोड़े थोड़े रेक्टिफिकेशन चलते रहते हैं एनसीईआरटी में, डायग्राम्स में चेंजेस हुए थे अभी 2-3 साल में। तो ये स्टेटमेंट पहले दिया था लेकिन बाद में हटाया, तो इसलिए मैंने मेंशन जरूर किया इसको। वैदिक साहित्य, यहाँ पे वैदिक साहित्य जो लिखा हुआ है वो चरक संहिता के संदर्भ में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो चरक संहिता के बारे में लिखा हुआ, जबकि और भी हमारे वैदिक साहित्य में विभिन्न जंतु और पादपों का वर्गीकरण देखने को मिलता है, उनके वैदिक नाम देखने को मिलते हैं। आ गई बात समझ में? बस ये है कि इंफॉर्मेशन जो है वो नष्ट हो गई आक्रमणकारियों का, नहीं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज उपलब्ध थी हमारे बारे में। ठीक, तो वैदिक साहित्य में 740 पादपों और 250 जंतुओं की पहचान की गई है, वो एक्चुअली चरक संहिता के संदर्भ में। सभी जीवों को अरस्तु ने कितने समूह में विभाजित किया? 3, पादप, जंतु और मानव। मानव का अलग माना, मानव थोड़ा अलग, और ये जितने भी थे भेड़, बकरी, शेर वगैरह है ना, आगे बात है हाथी वगैरह, जिराफ वगैरह, इनको सबको इसमें माना गया, जंतु में माना। तो पादप, जंतु और मानव ध्यान रखना, क्योंकि आप पता है क्या करोगे, अगला चैप्टर पढ़ोगे वो जैविक परीक्षा, तो उसमें क्या रखा? अरस्तु ने पादपों को 3 समूह में विभाजित किया और जंतुओं को आरबीसी के आधार पर 2 समूह में। ये लिखी हुई लाइन आप उससे क्या कनेक्ट कर लेते हो कि बताओ पादप और जंतु की तो बात करी है, तो बताओ 2 ही समूह, और इसलिए आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाता है, क्योंकि या 3 समूह में पादप, जंतु, मानव, वहां पे तो ये लिखा हुआ है पादपों को इतने समूह में, जंतुओं को आरबीसी के आधार पर। मानव की कहाँ बात करी है उसने? और ये कहा है कि उसने 2 समूह में विभाजित किया? कहा है कि 3 समूह में विभाजित? बात क्लियर हुई सब?
कहीं कोई दिक्कत? भारतीय पादप विज्ञान या पादप संग्रहालय होता है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम का जनक कौन है? विलियम रॉक्सवर्थ। तो मैं एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, ऑनलाइन वालों की विश्वसनीयता पे मैं, देखो बुरा मत मानना, लेकिन वो विश्वसनीयता नहीं मानता हूँ ऑनलाइन वालों। तो मेरे सामने बैठे ना, मैं उन्हीं पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि वो कुछ कहीं भी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, है? तो तुम ही बताओ मुझे, फाइटोलॉजी का जनक कौन है, बॉटनी का जनक कौन है? देखो ये स्टूडेंट बताइए कोई। तो थ्रियोफ्रेस्टस। हाँ मैंने ऑनलाइन वालों से पूछी थी क्या मैंने तुमसे? और मैंने इससे पूछी, मतलब सब लड़के जवाब दे रहे थे, क्यों भाई? है? मैंने तो इससे पूछी, कोई बात नहीं, कर जवाब दे दिया तो भावनाएं उमड़ रही थी, अच्छा लगा, आंसर आया। पर ध्यान रखो, है ना, क्योंकि होता क्या है कि जनरली जिससे क्वेश्चन पूछा जाए ना, वो रिप्लाई करे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है भाई, अच्छी बात है, आप लोगों ने आंसर दिया, मुझे तो अच्छा ही लगा भाई, चलो स्टूडेंट्स को। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ जाता है ना, वो इसलिए कि उस स्टूडेंट को याद करवाना चाहते हैं। ठीक है, आई बात। और दूसरे जिनको नहीं पता उनको भी याद हो जाएगा, अरे यार मुझे नहीं पता, चल मुझे भी पता चलेगा। ठीक है, केवल ये उद्देश्य होता है, कोई नहीं होता। तो भारतीय पादप विज्ञान का जनक है विलियम रॉक्सवर्थ, क्योंकि अगर आपको ये नहीं लिख पाता तो आप सोचते कोई होगा, कोई भारतीय नाम, ये तो कतई दिमाग के कोने में आता ही नहीं। लेकिन क्या है कि भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ था, और शुरुआत में जो अध्ययन वगैरह किए गए बॉटनी वगैरह रिलेटेड, वो अंग्रेजों ने ही शुरुआत किए थे। वो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह खुले थे बंगाल साइड, इनमें तो इनमें अंग्रेज प्रोफेसर वगैरह। ठीक है, क्लियर है क्या? तो बात क्लियर हुई सबको? विलियम रॉक्सवर्थ। जाति वृत्त क्या? जीव की उद्विकासीय कहानी, यानी जीव का मतलब यहाँ पे क्या, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, बताओ? जाति। क्योंकि आप मानव होने के नाते आप जीव का मतलब समझ लेते हो, मैं एक जीव हूँ, ये सामने वाला एक जीव है, ये एक जीव है या नहीं है? यहाँ पे जीव का मतलब क्या है? जाति। तो जाति की क्या उद्विकासीय कहानी, यानी किस किस तरीके से उसका उद्विकास हुआ, किस किस से वो बनी है। ठीक है, क्लियर है क्या? उद्विकास। व्यक्तिव्रत क्या होता है? जीव के जीवन का इतिहास। जीव का यानी उस जाति का जीवन का इतिहास क्या है? जीवन का इतिहास मतलब कि वो किस किस से संबंधित है। तो आप एक लॉ पढ़ते हो, लॉ बायोजेनेसिस, इसमें पढ़ते हो आप, इवोल्यूशन में पढ़ोगे आप लॉ बायोजेनेसिस। स्टैकल ने दिया था उसको, लॉ बायो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। व्यक्तिव्रत, जाति व्रत कुछ ऐसे है। जाओ गली। रुको देखो कि मुझे काफी टाइम हो गया। ऑन्टो जेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। तो देखो अस्टैकल ने दिया था, नहीं दिया था, आ गई बात समझ में। और ये क्या कहता है भाई? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। कहने का मतलब है कि अगर आप व्यक्तिव्रत का अध्ययन कर लोगे तो जाति व्रत का आपको पता चल जाएगा कि कैसे विकास हुआ, कैसे। क्योंकि जब वो भ्रूणीय अवस्था में होता है कोई भी जीव, भाई इन्होंने जो अध्ययन किए थे अस्टैकल ने उस आधार पर कहा कि अगर आप केवल व्यक्तिव्रत का अध्ययन कर लो, उसके भ्रूणीय विकास का अध्ययन कर लो, भ्रूण के दौरान आप उसका अध्ययन कर लोगे, तो आपको संपूर्ण उसके विकास की कहानी तो पता चली जाएगी। कैसे? इस तरीके से पता चल जाएगी, क्योंकि जब भ्रूणीय परिवर्तन होते हैं तो भ्रूणीय परिवर्तन दौरान वो अपने जो भी पूर्वज जाति है उसकी कोई ना कोई एक संरचना को दर्शाता है भ्रूण ये परिवर्तन दौरान। तो अगर आप उन संरचनाओं का अध्ययन कर लोगे तो आपको मैक्सिमम उद्विकासीय कहानी का पता चल जाएगा। यानी व्यक्तिव्रत जो है जाति व्रत को दर्शाती है, ऐसा है इसका हिंदी में मतलब। बात क्लियर है सबको? यस और नो? देखो एक बार देखो कान, अगर हम देखो इन चित्रों को अध्ययन करते हैं तो देखिएगा, बताओ ये अलग अलग है ना, फिश का है, सैलेमेंडर का, टोर्टोइज का, चिक का।
तो देखो इनमें भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अलग अलग आकृति आ रही, तो बताओ मिलते जुलते शुरुआत में है या नहीं है ये? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तो बताओ मिलते जुलते है ना ये, बोलो आया ना? तो इस तरीके से उद्विकास भ्रूणीय परिवर्तन दौरान अगर आप अध्ययन कर लेते हो तो भ्रूणीय परिवर्तन दौरान जो अलग अलग आकृतियां दर्शाता है, ठीक है, तो भ्रूणीय परिवर्तन के अध्ययन को हम क्या बोल रहे हैं? जातिव्रत या ऑन्टोजेनी। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो व्यक्तिगत जीवन, जीव के जीवन का इतिहास कि भाई किस किस प्रकार उसका परिवर्तन होता है, वो कैसे कैसे उसका परिवर्तन होता है। जैसे भाई युग्मनज बना, युग्मनज से भ्रूण कैसे बना, भ्रूण से फिर है ना जो ये संरचनाएं कैसे विकसित हुई, तो वो जो संपूर्ण उसका जो जीवन का शुरू से लेकर एंड तक की जो विभिन्न परिवर्तन हो रहे हैं उनका अध्ययन को हम क्या कहेंगे? ऑन्टोजेनी। क्या कहेंगे? यानी व्यक्तिव्रत। क्लियर है सबको? ऑनलाइन वालों का आवाज बढ़िया आ रही है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, आ नहीं क्लियर। चलो ठीक है। यस सर क्लियर आ रही है। तो भाई सिस्टेमेटिक्स क्या है? अभी है ना थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट्स है क्योंकि पीछे क्वेश्चन दिए हुए, तो उस एडिशनल पॉइंट के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टेमेटिक्स को अब दो भागों में विभाजित कर दिया। आप कहते वो सिस्टेमेटिक वो मत समझो जो अभी आपने पढ़ी है, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को वहां तक सीमित रखो। यहाँ पे सिस्टेमेटिक का मतलब है कि भाई वर्गीकरण जो है जीवों का वो दो प्रकार का, एक प्राचीन वर्गीकरण और एक आधुनिक वर्गीकरण। तो जो प्राचीन वर्गीकरण जो है उसको हम कह रहे हैं टैक्सोनॉमी। क्या कह रहे हैं? टैक्सोनॉमी, क्योंकि वहां पे उद्विकास अध्ययन का उपयोग नहीं हुआ। बाद के जो वर्गीकरण हुए उनमें क्या हुआ? उद्विकासी अध्ययनों का भी उपयोग हुआ। तो जो आप सिस्टमेटिक पढ़ रहे हो ना वो एक्चुअली न्यू है बायोसिस्टेमेटिक्स के संदर्भ में बात, ठीक है? क्लियर है क्या? और जो प्राचीन सिस्टमेटिक बोल रहे हो किसको बोल रहे हो आप? टैक्सोनॉमी को। किसको बोल रहे हो आप? बात क्लियर हुई सबको यहाँ पे? तो देखो भाई सिस्टमेटिक दो प्रकार की है, क्लासिकल यानी प्राचीन, न्यू या बायोसिस्टेमेटिक। प्राचीन में केवल क्या करते थे? केवल आकार के लक्षणों को ही देखा, जैसे लीनियस और अरस्तु ने जो वर्गीकरण दिया आकार के लक्षणों के आधार पर देती, तो उनको तो हम क्या कह रहे हैं बताइए? प्राचीन वर्गीकी यानी क्लासिकल सिस्टमेटिक। क्लियर? यानी कहने का मतलब है टैक्सोनॉमी की बात क्लियर है सबको? न्यू या बायोसिस्टेमेटिक क्या है भाई? समस्त अध्ययनों के साथ साथ उद्विकासी अध्ययनों का भी अध्ययन किया गया, जिसमें क्या जाता है उस वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं? न्यू या बायोसिस्टेमेटिक। ठीक है? क्लियर है क्या? तो देखो भाई अग्रणी कार्यकर्ता कौन थे? अरस्तु, लीनियस। केवल आकार के लक्षणों आधारित होता, जो आकार के लक्षणों अध्ययन कर रहे हो तो आधारभूत इकाई क्या थी? यहाँ पे जाति थी। लेकिन जब आप सपोज करो उद्विकासी अध्ययनों का अध्ययन कर रहे हो, संपूर्ण अध्ययन करो, बताओ जाति के अंदर की उपजाति को भी पकड़ लोगे नहीं पकड़ लोगे? एक जाति के अंदर किस्म को भी पकड़ लोगे नहीं पकड़ लोगे? भैया अलग अलग किस्में, जब सारे अध्ययन कर रहे हो आप आनुवांशिक वगैरह, तो आपको भाई इस जाति की अलग अलग किस्में है या नहीं है? बोलो। आधारभूत इकाई क्या होगी? उपजाति या किस्म। क्लियर है? शब्द बायोसिस्टेमेटिक किसने दिया? जूलियन हक्सले ने। बात क्लियर है सबको? ये जो कहानी है ये केवल मेरी मजबूरी है लिखवाना। अब अनुमान तो जाने कौन कौन लगा रहा, हमें क्या मतलब है? हमारे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एनसीईआरटी में जो डेटा गिवन है, बायोडायवर्सिटी चैप्टर पढ़ोगे आप, प्लीज मेरी बातों पे ध्यान दो, आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। बायोडायवर्सिटी चैप्टर पढ़ोगे आप, बायोडायवर्सिटी चैप्टर में आप एक स्टेटमेंट पढ़ोगे, IUCN के अनुसार विश्व में जातीय विविधता जो है, प्रकृति में जातीय विविधता, वो 1.5 मिलियन से थोड़ी सी अधिक है। एक तो स्टेटमेंट पढ़ते, ठीक है जी। दूसरा एक पढ़ते हो रॉबर्ट मे के अनुसार कितनी है? 7 मिलियन। भाई रॉबर्ट मे उसने लिखा हुआ नहीं तो हम तो रॉबर्ट मे को भी ठोकर मार देते। बात क्लियर है कि हमें क्यों मतलब है? जब बिना मतलब जाना अनुमान तो कौन देते हैं? अनुमान तो अभी तुम्हारी क्लास में पूछे चल रहा है ऐसे फेंक दे, तो तुम भी जाने क्या क्या फेंक दोगे? बोलो आया ना? तभी एक अनुमान के साथ क्या ये मैंने क्यों लिखा है? क्या मॉड्यूल में मेंशन थी ये बातें? पहले आ गई बात है, और ये क्वेश्चन डाल देते हैं है ना, इसलिए लिखी। तो आपको ये अनुमानों का कोई मतलब नहीं रखना। हमारे नीट में आपको नीट देना है या यहाँ का FT देना है? नीट, तो इसलिए नीट का ध्यान रखो, ठीक है ना? लोड लेने की जरूरत। बात क्लियर हुई सबको? दूसरा भाई 5 से 30 यानी क्या है? ये किस आधार पर लिख रहे हो? बिना मतलब में फेंक रहे हो। वैज्ञानिक या वर्गीय, और मैं नहीं लिखवाऊंगा ना तो पता क्या होता है क्वेश्चन? सर देखिए नहीं लिख पाया, जबकि नीट में नहीं आएगा, ये 100% गारंटी दे रहा हूँ। वर्गीय दृष्टि या वैज्ञानिक दृष्टि से जातीय संख्या 1.7 मिलियन या 13%। 13% किस आधार पर निकाल दिया यार?
किस आधार निकाल दे? 5 के हिसाब से निकाला है या 30 मिलियन के हिसाब निकाला? बेकार की बात कर रहा है। ठीक है, कोई आधार है क्या इसका? लिख लिया हो तो कट मार देना, याद करने जरूरत नहीं, उसके आगे ऐसे क्रॉस लगा दो, कोई जरूरत नहीं हमें पढ़ने, इसके आगे क्रॉस। ठीक है जी, आप सोचते होंगे फिर लिखवाते क्यों क्रॉस लगवा? नहीं, लिखवाना जरूरी है। आपको नोट्स में 100% आप तुलना भी तो कर सकते हो यार, उन सर ने तो ये लिखवाया, इनने तो ये लिखवाया ही नहीं, कम लिखवा रहे है कि नहीं? मजबूरी है। अच्छा, सजीवों की व्यापक जैव विविधता के प्रमुख कारण क्या है ये बताओ मुझे। आप ही फेंको जितना फेंक सकते हो, मतलब फेंकने मतलब आप बोले जाओ, आपको आता है क्या क्या है इसके मुख्य कारण। या आज ये जितनी जैव विविधता मिल रही है ना, बताऊं मैं इसमें एक शब्द ऐड कर देता हूं, उद्विकास का क्या कारण है। जितनी आज जैव विविधता मिली है वो उद्विकास की वजह से हुई, और उद्विकास क्यों हुआ, अब उसके जवाब दो। आप उद्विकास पूरा चैप्टर पढ़ोगे नहीं, अब बोले जाओ आपके मन में जो जो आता है। बहुत सारे कारण है, अब वो तो क्या आप शर्माते ज्यादा हो ना, इसलिए बोल नहीं रहे हो। विभिन्न पर्यावरण के अनुकूलन। हाँ, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आनुवांशिकता, बिल्कुल आनुवांशिक परिवर्तन, सही बात है। मैंने आपसे एक बात कही थी, खूब बोला। विकिरणों के आनुवांशिकता, रासायनिक आधार पर जातिवृत्त, इवोल्यूशन, जीवाश्म, बहुत सारे कारण है, क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे भाई ये उद्विकास का, उसमें हम एक एक कहानी ठोक ठोक के और पढ़ेंगे। म्यूटेशन की हाँ, म्यूटेशन उत्परिवर्तन के कारण। बात क्लियर हो? तो हम जानते हैं कि उद्विकास क्यों हुआ है, बहुत सारे कारण है इसका भाई। आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन की वजह से धीरे धीरे जो कुछ अनुकूलनों के लिए जो विकसित हुई आनुवांशिक परिवर्तन, वो इकट्ठे होते गए, नई जाति बनी। आवासों के प्रति अनुकूलन हुआ, ठीक है, क्लियर है। पृथक्करण हुआ, तो जनन की वजह से क्या हुआ, जनन जो है आपस में नहीं होने लगा, एक किसी आवास में जो जाति चले गए उनमें आपस में होने लगा, तो उनमें फिर अनुकूलन हुए, तो कोई नई जाति उत्पन्न हो गई। ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण, ठीक है। तो यहाँ पे केवल नाम मात्र की चीजें ये लिखी हुई है, समझ गए होंगे क्यों लिखी, बाकी पूरा डिटेल हम पढ़ने वाले थे, इसलिए लोड मत लेना सर 3 ही कान की लिखा है और नहीं, वो होता है पूरा चैप्टर पढ़ोगे आप। बात क्लियर है सबको? सजीवों ये प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए बताओ भाई, विभिन्न आवासों चले गए, उनके प्रति अनुकूलन विकसित हुए, आनुवांशिक संगठन परिवर्तन हुआ, पृथक्करण हुआ, तो क्या हुआ, एक ही जगह रहने वाली जाति में जनन होने लगा, ऐसे अनुकूलन हुए, तो धीरे धीरे वो बताइए आनुवांशिक जो पदार्थ है, जैसा परिवर्तन हुआ तो वैसे आगे स्थानांतरित हो रहा, आगे वालों में दूसरा कोई परिवर्तन होता रहा, तो बताओ अलग अलग जातियां बनती गई नहीं बनती गई। डार्विन फिंचेज आप पढ़ोगे तो बताओ चोंच क्या आकृति में परिवर्तन होता क्या नहीं होता क्या, तो अलग अलग 14 जातियां बन गई नहीं बन गई, बोलो हाँ या ना। तो ये सारी कहानी पढ़ोगे आप, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सब आपके मॉड्यूल में मेंशन थी पहले, इसलिए मैंने लिखा। बात आ जाओ यहाँ पे वर्गीकीय श्रेणियां या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो देखिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। वर्गीकीय श्रेणियां कौन सी होती है, आप जैसे मैंने कह रहा हूं आपसे, जगत हो गया, प्रभाग हो गया, ठीक है, क्लियर है, कुल हो गया, वंश हो गया, है या नहीं है, ये सब क्या है बताइए, वर्गीकीय श्रेणियां है या नहीं। कोई भी एक वर्गीकरण होता है तो आप क्या करते हो भाई, जैसे देखो जातियों, समान जातियों समूह को आप क्या बोलते हो, वंश। समान वंशों वाले समूह को क्या बोलते हो आप, गर्मी लग रही हो तो बोल देना, मैं एसी चला दूंगा, ठीक लग रही है, लग रही हम तो बोलते नहीं, चाहे क्वेश्चन पूछो चाहे सामान्य बात है। सर आप कुछ ही बोल रहे, हम तो वंश, समान लक्षणों वाले, मिलते जुलते लक्षणों वाले वंशों समूह क्या बोलते हैं, कुल, या मिलते जुलते लक्षणों वाले कुलों के समूह को हम किसमें रखते हैं, गण में, और फिर बाद में वर्ग में, फिर प्रभाग या संघ में,
और फिर बाद में जगत हुई। प्रभाग जो है वो पादपों में उपयोग होता है।